29 नवंबर 2023 कराची के शहरी गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। शारा कायदीन पर होने वाली इस रैली में सहाफ़ी, दानिश्वर, फनकार, वकील और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी गजा के हज़ारों बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों की शहादत पर अपने गम और गुस्से का भरपूर इजहार करते नजर आए। ये रैली मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में जारी एहतजाज और मुजाहिरों का तसलसल है। 7 अक्टूबर सन 2023 21वीं सदी के बदतरीन इंसानी अलमिये के आगाज का दिन है। हमास के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने की अपनी देरीना रिवायत बरकरार रखी। हजारों मासूम फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की जान लेकर इसराइल ने दुनिया भर की अक़वाम को फ़लस्तीनियों के हक़ में सड़कों पर निकल आने पर मजबूर कर दिया है। लोग तो बाहर निकले हैं सड़कों पर, लेकिन अभी सूरत हाल को पता नहीं कितना बिगड़ना है कि इससे पहले कि वाशिंगटन और तल अवीव और यूरोपियन कैपिटल्स और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस कहें कि बस हद हो गई। कि इसराइल ने जो भरपूर हमला किया गजा पे, जो अभी भी जारी है, और अब इस जुल्म व सितम पर खामोश रहने वाले मगरबी रहनुमाओं की सोच भी बदलती हुई महसूस हो रही है। 19वीं सदी का निस्फ गुजर जाने के बाद खास तौर पर बर्रे-आज़म यूरोप में सेहूनियत के प्रचार के खिलाफ फिक्र का वाज़े तौर पर आगाज होता दिखाई देता है। यहूदी और गैर यहूदी अनासिर के दरमियान मजहबी, नस्ली और तारीखी तनाजुर में फासले बढ़ते जा रहे थे। साल 1896 में हंगरी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और ड्रामा नवीस थियोडोर हर्ज़ल ने न सिर्फ सेहूनियत के नारों को फ़रोग़ दिया, बल्कि यूरोप के तमाम यहूदी बाशिंदों को फ़लस्तीन हिजरत कर जाने के मजहबी फ़लसफ़े को सियासी तहरीक में भी बदलने की कोशिश की। हर्डल साहब ने जो है ये फ़लसफ़ा दिया, ये उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए दिया। तो थियोडोर हर्ज़ल का वो जो 1898 की बात बता रहे हैं, वो फ़लसफ़ा यही है, और उस पर इसको तक़वीयत पहुँचाई किसने पहुँचाई? बेलफर डिक्लेरेशन ने। इस दौर में मौजूदा फ़लस्तीनी इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम था। यहाँ बसने वालों में अक्सरियत अरब फ़लस्तीनी मुसलमानों की थी, जबकि मुकामी ईसाई और यहूदी बहुत कम तादाद में आबाद थे। लिहाजा तमाम यहूदी बाशिंदों के फ़लस्तीन हिजरत कर जाने का ख्वाब उस दौर के सियासी हालात में पूरा होना मुमकिन न था। इस ख्वाब की ताबीर सिर्फ एक बड़ी जंग की सूरत ही में मुमकिन हो सकती थी। मशरक़ी यूरोप के सियासी बहरान और सल्तनत उस्मानिया के मुस्तकिल कमज़ोर होने के सबब आखिरकार जुलाई सन 1914 में पहली जंग अज़ीम का आगाज़ होता है। इस तबाहकुन आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया अमलन ज़वाल पजीर हो जाती है और मशरिक़ वस्ता में फ़्रांस और बरतानिया का असर व रसूख बढ़ता दिखाई देता है। अरबों को अब एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जंग करके, वरना अगर वो ये नहीं करते तो फ़लस्तीन का मसला ही नहीं होता। एंड ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ख़त्म हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ, तो उसके नतीजे में इज़राइल का वजूद देखा। जंगी मुआहिदों के तहत ज़मीन की तकसीम में फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आ गया। ख़ित्ते की इस नई इंतज़ामी सूरत हाल में थियोडोर हर्ज़ल का ख्वाब पूरा होता दिखाई देने लगा। यूरोप में ज़ेर अताब यहूदी बाशिंदों की बड़ी तादाद हिजरत करके तेज़ी से फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो गई। 30 लाख यहूदी जो है वो गैस चैम्बर्स, उसमें तो उनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ, और इस वजह से उन्होंने हिजरत की। उस वक्त ज्यूज़ के लिए यूरोप और अमेरिका में बड़ी नफ़रत थी। उनको कॉन्स्पिरेटर्स कहा जाता था कि भाई जुल्म आपने किया, गैस चैम्बर्स में आपने भेजा, उनकी आबादियाँ खदेड़ दी सदियों के अंदर। मुकामी अरब आबादी और यहूदियों के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब बरतानिया ने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए उनका इलाका मखसूस कर देने का ऐलान किया। इसी दौरान यूरोप में ज़ायनिस्ट मूवमेंट या सेहूनी तहरीक भी जोर पकड़ने लगी।
اس تحریک کی بنیاد وہ مذہبی فلسفہ ہے جس کے تحت یہودیوں کے لیے ان کی اپنی سرزمین کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس فلسفے پر خود یہودیوں میں آج بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صہیونیت کی جو کا نظریہ ہے یا تحریک ہے وہ یہ ہے کہ یہودی ایک قوم ہے اور ان کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ صہیونی ریاست کا فلسفہ تو جیسا کہ آپ 1834 میں پیش کیا گیا، وہ بھی اس لیے کہ امریکی سامراج کو وہاں پہ اپنا ایک ایجنٹ مل جائے، تو یہ تو ایک تصور تھا جس کو مذہب کا رنگ دیا گیا۔ دو ریاستی جو فارمولہ ہے وہ ہمیں قابل قبول اب نہیں ہے۔ مغربی کنارے کے فلسطینی اردن چلے جائیں اور غزہ کے فلسطینی مصر چلے جائیں۔ تاریخی تناظر میں فلسطین کی سرزمین پر یہودی آبادی صحیح معنوں میں سن 1920 سے 40 کی دہائی تک تیزی سے بڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں 1933 تک مقامی یہودیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نازی جرمن آمریت کے پہلے 6-7 برسوں میں شدید ظلم و ستم سہنے کے بعد اس یہودی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ جرمنی چھوڑ گیا۔ نازیوں نے اس عرصے میں جرمن یہودیوں پر سماجی، اقتصادی اور فرقے وارانہ بنیادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، یہاں تک کہ ہزاروں یہودی حراستی کیمپوں میں قید کر دیے گئے۔ ان کیمپوں میں قید ان گنت یہودیوں پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا، ان پر سائنسی اور طبی تجربات بھی کیے گئے۔ ان حالات کو بہت سے مبصرین ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان حالات سے بچنے کے لیے یہودیوں کے فلسطین پہنچنے کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہوا، لہٰذا برطانوی انتظامیہ اور مقامی عربوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ صہیونی تحریک نے عسکری جتھے تیار کر کے مقامی عربوں کے ساتھ ساتھ برطانوی تسلط کے خلاف بھی مزاحمت شروع کر دی۔ وہ برطانیہ نے اگر ان کو کوشش کی کہ وہ انتہا پسندانہ اقدامات جو ہیں وہ نہ اٹھائیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ مغربی ممالک نے کہ یہ سنہری موقع ہے، یہ جو بوجھ ہے اپنے سر سے اتار کے انہیں فلسطین میں آباد کیا جائے۔ سال 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل اور دوسری عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر قرار دے دیا گیا۔ لیکن چند عرب رہنماؤں کا موقف تھا کہ یہ علاقہ زبردستی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اسی دوران 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا اور اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کے باعث 7 لاکھ سے زائد فلسطینی جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار یہ جنگ علاقے میں اسرائیل کی عسکری بالادستی کا سبب بن گئی۔ البتہ غزہ مصر کے زیر انتظام اور مغربی کنارہ اردن کے کنٹرول میں ہونے کے سبب اب بھی اسرائیلی تسلط سے آزاد تھا۔ آج کا اسرائیل فلسطین تنازع بظاہر اسی جنگ کے نتائج سے جڑا ہوا ہے۔ سال 1967 میں اسرائیل اور عرب علاقائی معاہدے کے بعد بھی فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے سبب جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لہٰذا سال 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ البتہ یہ جنگ ایک امن معاہدے پر ختم ہوئی۔ دیکھیے، یہ جو جنگ رمضان تھی 1973 کی، اس میں اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ انہوں نے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کو بھی بھیجا تھا، تو وہ ایک مشترکہ لڑائی تھی جس میں اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک تاثر جو ایک بنا تھا 67 کی جنگ سے کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے، وہ تصور جو ہے وہ ٹوٹ گیا 73 میں، اور اس سے یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے نہیں چلے گا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل کے زیر تسلط علاقے مصر اور اردن کو واپس کر دیے گئے، لیکن فلسطینی عربوں کی آبادی بڑھنے کا خوف اسرائیلیوں پر مستقل طاری رہا۔ آنے والے کئی برسوں تک حالات بہت زیادہ مختلف نہیں رہے۔ سال 2005 میں غزہ کی پٹی پر اپنا قبضہ ختم کرنے کے باوجود بار بار مسلح کارروائیوں کے ذریعے اسرائیل آج بھی
मगरिबी किनारे यानी वेस्ट बैंक पर अमलन काबिज है। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक कहते हैं, वहाँ पे तकरीबन 8 लाख यहूदी जो हैं वो आबाद किए जा चुके हैं। मगर वो कौन यहूदी हैं? वो हैं रशियन ज्यूस। पैलेस्टीनियंस इस वक्त अपना खून देकर उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस को, अपने हक़ खुर्द इरादियत को, अपने हक़ ज़मीन को दोबारा ज़िंदा किया है। मकबूजा इलाका है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि जो भी यहूदी आबादकार 7.5 लाख के करीब हैं वो आबाद हैं, वो टोटल इलीगल है, टोटल, और किसी भी समझौते की सूरत में उन्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा। अगस्त 1969 जामा अल-अक़सा में आतिश ज़दगी के एक वाक़े के बाद यरूशलेम के मुफ्ती अमीनुल हुसैनी की दरख्वास्त पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान पहली बार सर जोड़ कर बैठे। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में आया और आज निस्फ सदी से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ये तंजीम फ़लस्तीन समेत इस्लामी दुनिया को दरपेश किसी मसले को खातिर ख़्वाह हल नहीं कर सकी। हमें दुनिया के मज़लूम ममालिक के इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, जिसमें लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया के सारे ममालिक हैं। इस्लाम के नाम पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसे वसी अंदाज में देखना चाहिए। ये जो OIC की बात कर रहे हैं आप, हम सबको पता है कि ये बातें करते रहते हैं, बस इनमें कोई अमली सलाहियत ही नहीं है। अभी जो OIC का समिट हुआ, एक तो 30 रोज़ बाद हुआ। पहली बात तो ये देर आयत दुरुस्त आयत, और फिर सवाल ये कि क्या दुरुस्त आयत? यासिर अराफात की 35 बरस पर मुहित जिद्दोजहद और फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी और इंतज़ामी तंजीमों से जुड़ी पेचीदगियों से क़तअ नज़र तमाम इस्लामी ममालिक, तमाम आलमी ताकतें और तंजीमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा हल करने या फ़लस्तीनियों के हुकूक दिलवाने में बुरी तरह नाकाम रही हैं। उधर फ़लस्तीनी तंजीमों फ़तह और हमास के दरमियान नुमाइंदगी पर आंख मचोली का सिलसिला जारी था। साल 2007 में बहरहाल गजा का इक़्तिदार हमास ने संभाल लिया। तब से अब तक इसराइल हमास के खिलाफ कार्रवाइयों की आड़ में बच्चों, औरतों और बुजुर्गों समेत मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाता आ रहा है। दूसरी जानिब आज बदतरीन तशद्दुद का शिकार होने वाले गजा के बेकसूर शहरी पानी, खुराक और ईंधन के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जो फ़ज़ाई हमले किए, बहरी हमले किए, ज़मीनी हमलों की आड़ में अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लाखों लोगों को शुमाली गजा से बेदखल कर दिया। खाने को नहीं है और वहाँ पानी पीने को नहीं है। मैं दवाइयों की तो बात ही नहीं कर रही। इन्होंने होटल्स उड़ाए, इन्होंने बस्तियाँ बर्बाद की, इन्होंने कत्ले आम किया। इसराइल की बेईमाना जारियत शुरू हो गई। 16,000 लोग ज़ाहिर मारे गए, अस्पतालों पे हमला हुआ, मरने वालों में बेशतर बच्चे हैं, फैमिलीज़ ख़त्म हो गई। इस वक्त पूरे मगरिब की आवाम फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इस सूरत हाल के सबब मगरिबी रहनुमाओं पर भी शदीद दबाव पड़ना शुरू हो गया है। पेरिस और मॉन्ट्रियल में इसराइल के खिलाफ गैर मामूली मुजाहरे फ़लस्तीन के मसले पर फ्रांसीसी जहन के मुख्तलिफ होने का एक बार फिर अंदिया दे रहे हैं। उधर रूस और चीन समेत कई ममालिक फौरी जंगबंदी पर वाज़े जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी मुजाहिरों और रैलीज़ का सिलसिला जारी और सारी है। कराची में मुनक्किदा बड़ी रैली में तमाम सियासी, फ़िक्री और पेशावर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने फ़लस्तीन के मसले पर एक होकर भरपूर शिरकत की। पे जो गुजर रही है, अल्लाह ताला किसी पे वो वक्त ना गुजारे। उन पे हजारों लाखों अटैक हुए, बच्चे हैं, मासूम हैं, जिनके माँ बाप चले गए। हमारे मुसलमान मुल्कों में इतनी दम नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। उनकी नस्ल कशी की जा रही है। इस मुश्किल को वो लोग झेलना जानते हैं। इस तरह वो अपने बच्चे लेकर दफना रही हैं। लेकिन अरब दुनिया अपने तमाम तर इज्तिमाई मकासद भूल कर इस मसले पर कमोबेश खामोश है। दीगर इस्लामी और फ़लस्तीन के हिमायती ममालिक भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई देते हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियों से हकीकी मोहब्बत करने वाली ये तमाम अक़वाम एक जानिब शहंशाहियत और मुतलक़ुल अनानियत के ज़ेर अताब हैं, तो दूसरी जानिब ये तमाम अक़वाम सियासी और सिफारती अहलियत के शदीद फ़ुक़दान का शिकार हैं। जबकि फ़लस्तीन की नतीजा खेज़ हमायत के लिए इन ममालिक में अब सियासी और माशरती तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं।